इंडिया, जिसे हम अपनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जानते हैं, आजकल एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। प्रोपेगेंडा जो न्यूज के रूप में फैल रहा है। कभी फ्री सोसाइटी का आधार माना जाता था, इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन अब ये अनवेरिफाइड खबरें, बायस्ड रिपोर्टिंग और जर्नलिस्टिक एथिक्स की धज्जियां उड़ाने का जरिया बन गया है। ये चिंताजनक ट्रेंड पॉलिटिकल एजेंडाज, इकोनॉमिक प्रेशर्स और सामाजिक बंटवारे के मेल से उत्पन्न हुआ है और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बढ़ना, जहां एक तरफ इंफॉर्मेशन को सभी तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच को भी बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया, जहां ज्यादातर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, प्रोपेगेंडा फैलाने और लोगों की राय को भटकाने का एक अड्डा बन गया है। असली न्यूज और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क मिटता जा रहा है, जिससे लोगों के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। ये मिस इन्फॉर्मेशन खास तौर पर इंडिया और उसके पड़ोसी पाकिस्तान से जुड़ी घटनाओं में देखने को मिलती है। दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच का पुराना झगड़ा डर, नफरत और देशभक्ति के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने का एक बहाना बन गया है। बिना सबूत के दावे करके और पाकिस्तान को बुरा बनाकर इंडियन मीडिया का एक हिस्सा जानबूझकर तनाव बढ़ाता है और शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है। ये इससे इंडियन मीडिया में प्रोपेगेंडा के बढ़ते ट्रेंड, इसके रूप, कारणों और खतरनाक नतीजों पर रोशनी डालता है। पहलगाम हमले जैसी घटनाओं और मीडिया के पुराने बायस्ड रवैये का उदाहरण देकर ये ऐसे सच के साथ खेले जा रहे खतरनाक खेल और इसके इंडिया, इस इलाके और दुनिया पर पड़ने वाले असर को दिखाने की कोशिश करता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो भयानक हमला हुआ, उससे पूरा हिंदुस्तान और दुनिया हिल गई। पहलगाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां इस हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई। जैसे ही दुनिया भर से कॉन्डोलेंस मैसेजेस आने लगे, इंडियन मीडिया में एक परेशान करने वाला जाना पहचाना पैटर्न दिखने लगा। बिना किसी पूरी इन्वेस्टिगेशन या पक्के सबूत के तुरंत ही कई लोगों ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई और उसे इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। न्यूज चैनल्स, जो व्यूअर्स के लिए आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, उन्होंने जर्नलिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी का दिखावा भी छोड़ दिया। टॉक शोज पाकिस्तान पर जहर उगलने का प्लेटफॉर्म बन गए, जहां एंकर्स और गेस्ट्स बिना फैक्ट्स के बस अटकलों और अनुमानों पर बहस करते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो इको चेंबर्स के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने इन बातों को और बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे पहले से एग्जिस्टिंग बायसेस और ज्यादा गहरे हो गए और समाज में और ज्यादा फूट पड़ गई। जिस जल्दबाजी और यकीन के साथ इल्जाम लगाया गया, उससे ड्यू डिलिजेंस की कमी और जर्नलिस्टिक एथिक्स के कमजोर होने पर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। हालांकि पाकिस्तान के इस हमले में शामिल होने का कोई दावा या पक्का सबूत नहीं था, फिर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की कहानी तेजी से फैल गई। ऐसा एक ऐसे मीडिया इकोसिस्टम की वजह से हुआ जो सच्चाई और अकाउंटेबिलिटी ढूंढने से ज्यादा सेंसेशनलिज्म और पहले से एग्जिस्टिंग बायसेस की पुष्टि करने में इंटरेस्टेड था। पहलगाम हमला प्रोपेगेंडा की खतरनाक ताकत और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की जरूरत की एक कठोर याद दिलाता है। पॉलिटिकल एक्टर्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स या सोसाइटल बायसेस किसी भी प्रेशर के आगे झुककर इंडियन मीडिया हिंसा और अविश्वास के चक्र को बढ़ाने में शामिल होने का जोखिम उठा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप्स होने का दावा करते हुए एयर स्ट्राइक्स किए। ये मिलिट्री एक्शन, जिसे पहलगाम ट्रेजेडी के लिए एक जरूरी रिस्पांस बताया गया, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच टेंशन और भड़का दिया। इंडियन मीडिया ने गवर्नमेंट के क्लेम्स की जांच पड़ताल करने और संयम बरतने की बात करने के बजाय ज्यादातर एक ट्रायम्फलिस्ट टोन अपनाया और एयर स्ट्राइक्स को एक जस्टिफाइड रिटेलिएशन के रूप में सेलिब्रेट किया। न्यूज चैनल्स ने फाइटर जेट्स के टेक ऑफ करने और सपोज्ड टारगेट्स को हाईलाइट करते हुए मैप्स दिखाए। साथ में कमेंटरी भी थी जो मिलिट्री एक्शन की बड़ाई कर रही थी। एंकर्स और एक्सपर्ट्स, जिनके अक्सर गवर्नमेंट से क्लोज टाइज होते हैं, ने स्ट्राइक्स को टेररिज्म के खिलाफ एक डिसाइसिव ब्लो बताया और पाकिस्तान को अग्रेसर और इंडिया को विक्टिम के रूप में दिखाया, जो खुद को डिफेंड करने पर मजबूर है। ऐसे स्ट्राइक्स के टाइमिंग, एफिकेसी और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पर सवाल उठाने वाली डिसेंट की आवाजें नेशनलिस्ट फर्वर की भारी लहर में दब गई। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करते हुए
इंडिया के एग्रेशन का बदला लेने की कसम खाई। ये डेंजरस एस्केलेशन कम्युनिकेशन की कमी और एक ऐसे मीडिया लैंडस्केप की वजह से बढ़ा जो पीस को प्रमोट करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट की आग भड़काने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, जिससे दोनों देश वॉर के ब्रिंक पर आ गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी बढ़ते टेंशन से अलार्म होकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों से रिस्ट्रेंट बरतने और डायलॉग करने का आग्रह किया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने पहलगाम अटैक की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की, जबकि ग्लोबल लीडर्स ने डी एस्केलेशन और पीसफुल रेजोल्यूशन की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि पीस की इन प्लीज को इंडियन मीडिया ने ज्यादातर इग्नोर कर दिया, जो नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव को प्रमोट करने और गवर्नमेंट के एक्शंस को जस्टिफाई करने पर फोकस्ड रहा। ये जो पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अफसोस की बात है कि ये कोई अकेला वाकया नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास ऐसे वाक्यों से भरा पड़ा है जहां टेरर अटैक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान को बदनाम करने और डर और अविश्वास का माहौल बनाने के लिए किया गया है। 2008 का मुंबई अटैक, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान गई, इस खतरनाक पैटर्न का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। मुंबई अटैक के बाद इंडियन मीडिया ने तुरंत पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स पर इल्जाम लगाया और कुछ ने तो पाकिस्तानी सरकार के लोगों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। हालांकि बाद में सबूत मिले जो अटैक्स को लश्कर तैयबा से जोड़ते थे, जो पाकिस्तान में स्थित एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जल्दबाजी में फैसला सुनाने और पाकिस्तान को लगातार बदनाम करने का इंडिया में पब्लिक ओपिनियन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसी तरह 2019 का पुलवामा अटैक, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए, उसे भी इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बावजूद मीडिया ने पाकिस्तान को दोषी ठहराने पर जोर दिया और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो मिलिट्री एक्शन की मांग भी की। इस तरह की बातों से इंडिया में पाकिस्तान विरोधी भावनाएं भड़क गईं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए। पुलवामा अटैक के जवाब में इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसका इंडियन मीडिया ने राष्ट्रवादी जोश के साथ स्वागत किया। न्यूज चैनल्स ने इन हमलों को इंडिया की सैन्य ताकत का प्रदर्शन बताया और इसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को कथित समर्थन का उचित जवाब बताया। किसी भी तरह के क्रिटिकल एनालिसिस की कमी और बिना सोचे समझे सरकार के नैरेटिव को मान लेने से मीडिया के वॉचडॉग की भूमिका पर सवाल उठने लगे और सत्ता को जवाबदेह ठहराने की उसकी जिम्मेदारी पर भी। सेक्शन 5 द प्रोपेगेंडा प्लेबुक टैक्टिक्स ऑफ डिसेप्शन। 5वां भाग प्रोपेगेंडा प्लेबुक धोखेबाजी की चालें। To effectively manipulate public perception and advance specific agendas, certain sections of the Indian media employ a range of propaganda techniques, often borrowing from a well-established playbook. लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाने और अपने मतलब की बातें आगे बढ़ाने के लिए इंडियन मीडिया के कुछ हिस्से तरह तरह के प्रोपेगेंडा तरीके इस्तेमाल करते हैं, अक्सर पुराने जमाने के तरीकों से ही। These tactics, employed with varying degrees of subtlety, aim to shape public opinion, demonize opponents, and stifle dissent. ये तरीके कम या ज्यादा चालाकी से इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोगों की राय बनाई जा सके, विरोधियों को बदनाम किया जा सके और अलग राय रखने वालों को चुप कराया जा सके। One common tactic is the selective use of information, highlighting facts that support a particular narrative while downplaying or ignoring those that contradict it. एक आम तरीका है जानकारी को चुन चुन कर दिखाना, मतलब सिर्फ वही बातें बताना जो उनकी कहानी से मेल खाती है और बाकी बातें छुपा लेना या अनदेखा कर देना। This cherry picking of information creates a distorted reality where audiences are presented with a one-sided view of events. इस तरह से जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से एक झूठी तस्वीर बनती है जहां लोगों को सिर्फ एक ही तरफ की बातें दिखाई जाती हैं। For example, in the aftermath of the Pahalgam attack, while some media outlets focused heavily on alleged Pakistani involvement, they conveniently ignored Pakistan's condemnation of the attack and its offer to cooperate on the investigation. जैसे पहलगाम हमले के बाद कुछ मीडिया ने पाकिस्तान के शामिल होने का बहुत जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान द्वारा हमले की निंदा और जांच में मदद करने की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया। Another effective tactic is the use of emotionally charged language and imagery to
This dangerous rhetoric has real-world consequences, contributing to a climate of intolerance and putting minority communities at risk. इस खतरनाक बयानबाजी के असली दुनिया में गंभीर परिणाम हैं, जो असहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को खतरे में डालते हैं। छठा भाग, प्रोपेगेंडा की कीमत, भरोसा टूटना और तनाव बढ़ना। भारतीय मीडिया में प्रोपेगेंडा का फैलाव बहुत बड़ी कीमत पर आता है, जिससे संस्थानों में जनता का भरोसा टूटता है, सामाजिक विभाजन गहरे होते हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता खतरे में पड़ती है। जैसे जैसे गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार बढ़ता जा रहा है, नागरिकों के लिए विश्वसनीय सूचना स्रोतों और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के बीच अंतर करना मुश्किल होता जा रहा है। भरोसे का यह क्षरण मीडिया से आगे बढ़कर सरकार, न्यायपालिका और यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया में भी विश्वास को प्रभावित करता है। जब नागरिकों पर पक्षपाती जानकारी और हेरफेर वाली कहानियों की बौछार की जाती है, तो उनके लिए सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, जो एक कामकाजी लोकतंत्र की नींव को ही कमजोर कर देता है। प्रोपेगेंडा का फैलाव मौजूदा सामाजिक विभाजनों को, खासकर धार्मिक आधार पर, और भी बढ़ा देता है। पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम करके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले समुदायों के बीच की खाई को गहरा करते हैं, जिससे साझा चिंताओं को दूर करना और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये विभाजनकारी बयानबाजी असहिष्णुता, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देती है, जिससे डर और संदेह का माहौल बनता है। इसके अलावा भारतीय मीडिया के भीतर चल रहे लगातार प्रोपेगेंडा युद्ध के क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। पाकिस्तान को लगातार एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में चित्रित करके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले दुश्मनी और अविश्वास का माहौल बनाते हैं, जिससे बातचीत और कूटनीति बेहद मुश्किल हो जाती है। यह खतरनाक गतिशीलता गलत अनुमान और वृद्धि के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी देश संघर्ष के कगार पर आ जाते हैं। सातवां भाग, टॉवर्ड्स एथिकल जर्नलिज्म, जिम्मेदारी की पुकार। भारत में प्रोपेगेंडा के बहाव को रोकने और पत्रकारिता की ईमानदारी को वापस लाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आत्मनिरीक्षण, सिविल सोसाइटी का दबाव और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्रवाई शामिल है। मीडिया संस्थानों को सटीकता, निष्पक्षता और तटस्थता के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए नैतिक पत्रकारिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए खोजी पत्रकारिता, तथ्य जांच तंत्र और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश की आवश्यकता है, जो पत्रकारों को डिजिटल युग की जटिलताओं से निपटने के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करते हैं। मीडिया को जवाबदेह ठहराने में सिविल सोसाइटी संगठन और मीडिया वॉचडॉग्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया कंटेंट की निगरानी करके, पक्षपात और गलत सूचना के उदाहरणों को उजागर करके और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करके ये समूह एक अधिक जिम्मेदार मीडिया परिदृश्य बनाने में मदद कर सकते हैं। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के लिए एक सक्षम वातावरण बनाए। इसमें पत्रकारों को उत्पीड़न और धमकी से बचाना, मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और असहमति को दबाने या कहानी को नियंत्रित करने के लिए कानून का उपयोग करने से बचना शामिल है। सेक्शन 8, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, सच्चाई बनाए रखने में भूमिका। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का निहित स्वार्थ है। एक ऐसा क्षेत्र जो जटिल चुनौतियों और संघर्ष के हमेशा मौजूद जोखिम से जूझ रहा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह प्रचार और गलत सूचना पर ध्यान दे, स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करे और भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और कूटनीति को प्रोत्साहित करे। संयुक्त राष्ट्र और उसकी विभिन्न एजेंसियों जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन मीडिया सामग्री की निगरानी करके, नफरत भरे भाषण और हिंसा के लिए उकसाने के उदाहरणों की पहचान करके और उन पर ध्यान देकर और अंतरधार्मिक बातचीत और समझ को बढ़ावा देकर रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
पश्चिमी लोकतंत्र, जो अक्सर प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के मुखर समर्थक होते हैं, उन्हें भारत को उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड और पत्रकारों के साथ उसके व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। राजनयिक चैनलों और आर्थिक लाभ का उपयोग करके ये देश भारत सरकार को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। सच को वापस लाना, भरोसा फिर से बनाना। प्रोपेगेंडा के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ कहानियों की जंग जीतने के बारे में नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की नींव को बचाने के बारे में है। एक आजाद और स्वतंत्र मीडिया सत्ता को जवाबदेह बनाने, जागरूक नागरिकों को बढ़ावा देने और एक ज्यादा न्याय संगत और समान समाज बनाने के लिए जरूरी है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए। प्रोपेगेंडा का अनियंत्रित रूप से फैलना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों को संघर्ष के कगार पर धकेल सकता है। आत्मसंतुष्टि का समय अब खत्म हो गया है। अब एक सामूहिक प्रयास का समय है, जिसमें मीडिया, नागरिक समाज, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शामिल हो, कहानी को वापस लाने के लिए, भरोसे को फिर से बनाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सच्चाई की जीत हो। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य और वास्तव में क्षेत्र की शांति और स्थिरता इस पर ही निर्भर हो सकती है।